नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी फ्लाइट पे। पुनः स्वागत है आप सभी लोगों का। फिर लेकर आ गया हूँ मैं आपके लिए क्रैश कोर्स चैप्टर नंबर 1 भौतिक विज्ञान कक्षा 12 का चैप्टर नंबर 1 का तीसरा भाग। 2 भाग में अपलोड कर चुका हूँ। तीसरा भाग आप देख रहे हैं। अगर आप तीसरा देख रहे हैं, 2 नहीं देखें तो उसको ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं वही क्वेश्चन बता रहा हूँ जो बोर्ड एग्ज़ाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उनमें से कोई ना कोई एक ज़रूर फंसेगा। ठीक है, तो मैं पहले विस्तृत करवा रहा हूँ, विस्तृत के बाद लघु भी करवाऊँगा। तो आप सारे क्वेश्चन को ज़रूर देखिए पूरे चैप्टर के। इस चैप्टर का तो आपको देखना है, ऐसे पूरे चैप्टर के मैं आपको सारे क्वेश्चन नहीं, बल्कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो केवल बोर्ड पेपर में आने वाले प्रश्न हैं, उन्हीं को मैं बना रहा हूँ। बाकी एक तरफ से अगर आपको पढ़ना है तो उसके लिए मैं आपको अप्रैल से वीडियो बनाऊँगा, एक हेडिंग करवाऊंगा, बाकायदा सूत्र सिद्ध करवाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं बिना देरी के। चलिए, इसमें विस्तृत का मैं 3 क्वेश्चन उधर बता चुका हूँ। ये चौथा क्वेश्चन है, अनंत लंबाई के समान रूप से आवेशित सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक गॉस की प्रमेय की सहायता से प्राप्त कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो आप देख सकते हैं, गॉस के प्रमेय नहीं देखा तो आप देख लेना मेरी वीडियो कक्षा 12 भौतिक विज्ञान की भाग 2 में है वो। ठीक है, भाग 3 ये बना रहा हूँ। तो देखिए, मैंने सबसे पहले क्या किया, एक गॉसियन पृष्ठ ले लिया, एक बेलन खींच लिया, बेलनाकार एक पृष्ठ लिया। इसको गॉसियन क्यों कहते हैं? क्योंकि गॉसियन पृष्ठ आप चाहे गोल खींचिए, लंबा खींचिए या दबा हुआ खींचिए, कोई दिक्कत नहीं। डॉट 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 में एक पृष्ठ हमने ऐसे ही निर्धारित कर दिया और इस पृष्ठ का नाम रख दिया गॉसियन पृष्ठ। तार के बीच में आप देख रहे हैं बेलन के बीच में एक तार दिख रहा होगा। तो जो तार है, तार में जब कोई धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर क्या है? आवेश। तार के चारों ओर आवेश होते हैं कि नहीं होते हैं? चुंबकीय क्षेत्र होता है, आवेश होते हैं। तार के अंदर से जब आवेश बहता है, तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र चारों ओर इसके चलता रहता है, चारों ओर दौड़ता रहता है या बहता रहता है। जैसे आप देखते हैं, जितना हाई वोल्टेज की तार होगी उतने ज़्यादा उसके चारों ओर क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। आप अभी देखते होंगे, जो 1 लाख वोल्टेज वाली आपको 4 फुट दूर से ही खींच लेती है। 11,000 है तो 4, 6, 10 अंगुल से आपको खींचना शुरू कर देती है। ऐसे मतलब जितना हाई वोल्टेज है उतने ज़्यादा उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो हमें फिलहाल निकालना क्या है? अनंत लंबाई के समान रूप से आवेशित, अनंत लंबाई के समान रूप से आवेशित सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो एक हमने अनंत लंबाई की सीधी तार ले लिया है। ठीक है, इसमें आवेश क्या है? समान रूप से चारों ओर इसके समान रूप से आवेश, सीधे तार के चारों ओर समान रूप से आवेश प्रवाहित हैं। ठीक है, तार में समान रूप से पूरे में एक तरफ से आवेश समान है, इसी तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र भी समान है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हमें व्यंजक प्राप्त करना है। इसमें इस तार में अगर हम किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहें कि यहाँ पे किसी भी बिंदु पे आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालिए, तो हर जगह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? एक समान पाई जाएगी। आप कहीं भी निकाल सकते हैं। तो हम मान लेते हैं जो गॉसियन बेलन है, ये गॉसियन बेलन हमारा क्या है? R त्रिज्या का है। गॉसियन बेलन क्या है? इसकी त्रिज्या R मान लेते हैं। ठीक है, तार से R दूरी पर एक बिंदु हम P मान लिया। इसी P पर हमें देख रहे हैं कि इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है और इस छोटे खंड का क्षेत्रफल क्या है? dA वेक्टर है। ठीक है, तो यही बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहाँ मानिए, कहीं भी आप मान लीजिए। मैंने कहा तार के किसी भी बिंदु पर आप निकालेंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान निकलेगी। ठीक है, तो हमको लिखना क्या है? माना L लंबाई के एक गॉसियन पृष्ठ जो आपका दिख रहा है, तो L लंबाई के एक हमने बेलन लिया, जैसे गॉसियन पृष्ठ या गॉसियन बेलन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो तार में समान आवेश प्रवाहित है। तो तार से R दूरी पर, तार के अक्ष से R दूरी पर एक बिंदु P है, जहाँ पे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करनी है। तो ये आपका जो DA दिया है, DA ये छोटे खंड का क्षेत्रफल है।
तो यहीं पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे चित्रानुसार, मैं लिख देता हूँ वीडियो रोक के, और लिखने के बाद मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। तो चलिए, अकॉर्डिंग टू फिगर मैं आपको समझा रहा हूँ। मैंने अभी ये चित्र को जो समझाया, तो मैंने कहा इसी के अनुसार मैं इस थ्योरी को लिख देता हूँ, आप समझ लीजिएगा। मैंने रोक के वीडियो को थोड़ा लिख दिया है ताकि आपको समय ज़्यादा ना लगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैंने लिखा चित्रानुसार एक अनंत लंबाई का चालक तार प्रदर्शित है। मैं इसे समझाता भी जा रहा हूँ। ये अनंत लंबाई का कोई तार है, वाई डैश क्या है, अनंत लंबाई का कोई चालक तार है, ठीक है, जिसके आवेश का रेखीय घनत्व Q कूलाम प्रति मीटर है। इसके जो आवेश इसके अंदर जो बह रहे हैं उसका रेखीय घनत्व Q कूलाम प्रति मीटर। रेखीय घनत्व वही मैंने बताया ना अभी, गॉसियन पृष्ठ वाला, ठीक है ना, जो फाई की तरह इंटीग्रेशन में बनाते हैं वही वाला, ठीक है। रेखीय घनत्व Q कूलाम प्रति मीटर है। माना तार का जो परावैद्युतांक, तार किसी ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक क्या है, K है, तो वही लिखा है, माना तार के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा है। तार की अक्ष से r दूरी पर, तार की अक्ष यानी कि ये x अक्ष, ये बीच वाले से अक्ष मान लेंगे, तो तार की अक्ष से r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करनी है, ठीक है, ये लिखा है। तार के चारों ओर r त्रिज्या का एक विलन दर्शाया गया। तार के चारों ओर आप देख सकते हैं, इधर भी और इधर भी, चारों ओर क्या है, r त्रिज्या का, इधर भी r त्रिज्या, इधर भी r त्रिज्या है, r त्रिज्या का एक बेलन दर्शाया गया है, जिसकी लंबाई क्या है, ये लंबाई मैंने स्मॉल l मान रखी है। तार के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E समान है। किसी भी बिंदु पर आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालिए वो एक समान रहेगी। तो अतः आप देख सकते हैं कि इस बेलन के समतल पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फलक शून्य होगा। इस दशा में क्या होगा, बेलन के समतल पृष्ठ से गुजरने वाला कुल जो वैद्युत फलक्स होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। क्यों शून्य होगा, क्योंकि ए और ई, वेक्टर ए और ई आपको मैं दिखा दूं, वेक्टर ए ये क्या है, तार के आगे, तार के सापेक्ष जा रहा है सीधी दिशा में, और वैद्युत क्षेत्र क्या है, ए से ई का क्या है, वैद्युत क्षेत्र लंबवत है कि नहीं है, 90 डिग्री बना रहा है। तो ए और ई आपस में क्या है, लंबवत है 90 अंश पर। लंबवत के लिए क्या होता है, थीटा का मान 90 अंश। तो वही क्या होता है, ए व ई लंबवत हैं, इसीलिए वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, शून्य। कैसे, फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा होता है कि नहीं होता है। फाई ई1 अगर पहले किसी एक बिंदु पर माने तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ई डॉट ए, अगर डॉट हटाएंगे तो ई ए कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ लंबवत के लिए थीटा का मान 90 होता है तो 90 रख देंगे, तो कॉस 90 का मान 0 से गुणा करेंगे 0, तो अर्थात क्या हो गया, वैद्युत फलक से शून्य हो गया कि नहीं हो गया। तो अब इसके आगे मैं आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करके बता रहा हूँ। यहाँ तक तो मुझे लगता है समझ में आपको आ गया होगा। इसको मैंने इसलिए बताया, ये देखिए एग्ज़ाम में आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, इसलिए मैंने पूरी बातें बताई। ये नहीं कि फिगर समझा दिया, डायरेक्ट सूत्र सिद्ध कर दिया, जाओ काम हो गया। ऐसे में थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको हो सकती है, कैसे लिखना है मैं बाकायदा आपको समझा रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों क्या हुआ, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एल। आप कक्षा 10 से ही पढ़े होंगे, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एल। मैंने लिख लिया है क्योंकि ये थ्योरेटिकल टाइप है, इसको एक बार लिख लेंगे तो आपको जल्दी बताने में मज़ा आ जाएगा, नहीं एक बार लिखेंगे बता के थोड़ा देर लगेगी। तो अतः बेलन के वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई ई2, फाई ई1 तो आप निकाल लिए हो, फाई ई2 करोगे तो ये क्या है, परावैद्युतांक के गुणे ई इंटू वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी के ई 2 पाई आर एल हो जाएगा। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अभी आप ऊपर लिख चुके हो 2 पाई आर एल, ये हो गया। इसलिए बेलन से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर फाई ई1 प्लस फाई ई2 मान लेंगे। फाई ई1 आप ऊपर निकाले हो, पीछे अभी निकाले थे तो 0 आया था, और फाई ई2 की बात करें तो ये अभी आपने लिखा के ई 2 पाई आर एल लिखा। या आप 0 कोई मतलब ही नहीं तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2 पाई आर एल के, ऐसे लिख लो, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे आगे देखेंगे, लेकिन हम मान लिया, फिर से माना बेलन के अंदर परिबद्ध वैद्युत आवेश Q डैश हो। बेलन के अंदर का जो वैद्युत आवेश हम क्या मान लेते हैं,
क्यू डैश, तो क्यू डैश बराबर क्या हो जाएगा, बेलन की लंबाई गुणे प्रति एकांक लंबाई पर आवेश। हर 1 मीटर लंबाई पर जो आवेश है उसको हम क्या मान लेते हैं, क्यू। तो क्यू डैश क्या है, बेलन के अंदर का जो आवेश है, बेलन के अंदर का जो आवेश जितने का बेलन माने क्यू डैश मान लिया। तो क्यू डैश क्या है, बेलन की लंबाई गुणे प्रति एकांक लंबाई पर आवेश, यानी हर 1 मीटर या हर 1 सेंटीमीटर जिस रूप में आप माने हो बेलन को, हर 1 मीटर या सेंटीमीटर इसी को बोलते हैं हर एक एकांक, प्रति एकांक मतलब हर एक लंबाई पर, यानी मीटर सेंटीमीटर जो आपने माना है उस पर आवेश, इस पर आवेश हमने क्या मान लिया, क्यू। तो क्यू डैश अपना क्या हो गया, इसी को हम इधर लिख दिए, क्यू डैश बराबर एल इंटू क्यू। तो गॉस के प्रमेय से अगर सूत्र लगाएं तो फाई बराबर क्या होता है, 1/ε0 इंटू क्यू, यही तो होता है, या क्यू बाई एप्सिलॉन 0। यहाँ क्यू को क्यू डैश मान लिया गया है क्योंकि बेलन के अंदर का आपने आवेश क्यू डैश माना है ना, तो आवेश क्यू डैश बाई एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। अब क्यू डैश का मान आप ऊपर से क्या लिखे हो, एल इंटू क्यू, तो क्यू डैश का मान एल इंटू क्यू इसके जगह पर रख लेंगे। तो अब क्या हो गया, एल क्यू बाई एप्सिलॉन 0 बन जाएगा। समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 से और 2 से हम करेंगे, समीकरण 1 व 2 से मैंने लिख दिया है, तो 1 व 2 से क्या होगा, दोनों के मान एक दूसरे से उठा करके रख सकते हैं, और क्या करेंगे। तो आप इसमें देख सकते हैं समीकरण 1 में मान दिया है 2 पाई आर एल के और लिखा है ई, और इधर लिखा है 1/ε0 एल इंटू क्यू, यही तो दिया गया है, आप देख सकते हैं। अब इसको हल करके हमको ई का मान चाहिए, वह तो छेद की तीव्रता, तो यल से यल आप काट सकते हैं। तो यहाँ पे ई बराबर हमको चाहिए, तो ई को पकड़ लीजिए, तो 1 बाई ये 2 पाई को इधर भेज दीजिए, तो ये 2 पाई एप्सिलॉन 0 और ये क्यू है, क्यू ऊपर लिखा है, ये आर बचा इधर और क्या बचा के, तो आर के ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आप इसको लिखना ही चाहिए तो और आगे भी लिख सकते हो। क्या लिखेंगे, हमें चाहिए ई का मान, तो ई बराबर आप इसको थोड़ा से मॉडिफाई अगर कर दें तो ई बराबर हो जाएगा 1/2 पाई, ये आप एप्सिलॉन 0 के इधर लिख लीजिए, ये क्यू बाई आर ऐसे भी लिख सकते हो, तो यहीं सिद्ध कर दो तब भी सही है। और यह थोड़ा एक काल लाइन अगर और आप चाहते हो तो और भी कर सकते हैं, इसमें 2 से गुणा 2 से भाग कर लीजिए, तो ई बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू 2 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाई आर, यहाँ भी 2 से गुणा, क्योंकि 2 से गुणा 2 से भाग कर दिया ना, तो ऐसे बन जाएगा। या आप लिख सकते हो ई बराबर 1/4 पाई, सॉरी पाई यहाँ मैं भूल गया हूँ, पाई लगा देता हूँ, तो हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2 क्यू बाई आर। इस प्रकार ये आपका सूत्र सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आ गया सूत्र। चलिए यहाँ तक आपको सिद्ध करना था, आप यहीं छोड़ देना, ये प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक है, ये मैं थोड़ा एक्स्ट्रा बता दिया हूँ क्योंकि इतने का मान आपका कांस्टेंट है, इसलिए मैंने इसको यहाँ तक बता दिया है। फिलहाल आपको परीक्षा में यहाँ सूत्र पूछ रहा था, यहीं तक करके छोड़ देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं।